बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने प्रोग्राम में टीन एजर्स वोमेन, नौजवान लड़कियों के अंदर पीरियड्स के स्टार्ट से लेके पीरियड्स नॉर्मलाइज होने तक, या इसके अलावा एल्डर एज के अंदर पीरियड्स के जो मसाइल आते हैं, जो उनका साइकिल होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर उसको टाइटल किस तरह किया जा सकता है। इसी तरह नौजवान लड़कियों के अंदर जब पीरियड्स के मसाइल शुरू होते हैं, माहवारी का मसला शुरू होता है, तो उस दौरान में उनको जो पेन्स होती हैं, जो उनकी कंडीशंस चेंज होती हैं, या इसके अलावा हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, डाइट के इश्यूज़ आते हैं, फिर उनके स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर उनकी किस तरह हम लाइफ मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, किस तरह उनकी डाइट हैबिट्स को बेहतर कर सकते हैं ताकि उनको माहवारी के दौरान जो मसाइल आते हैं उसके ऊपर आगाही किस तरह बेहतर अंदाज में डिलीवर की जा सकती है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नीना जमील, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बेशुमार नॉलेज इकट्ठा किए हुए, दुनिया का एक्सपोजर लिए हुए, और आज के दौर के अंदर दुनिया की जिद्दत के ऊपर जो मेडिकेशन होती है, जदीद तर्ज अमल होता है, फिर आपकी हेल्थ से रेलिवेंट दुनिया के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट होती है उसके ऊपर मजबूत नज़र रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे नाजरीन की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के फार्मूले लेके आप यहाँ पहुँची। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई हमारी सीनियर कंसल्टेंट आते हैं या आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको ये कहते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी, योर पर्सनैलिटी। तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि डॉक्टर नीना जमील की कामयाबी के पीछे राज क्या था और डॉक्टर नीना जमील डॉक्टर कैसे बनी? सबसे पहला सवाल मैं लेती हूँ ना आपका कि मैं डॉक्टर कैसे बनी। मैं अपनी शौक़ से डॉक्टर बनी, ठीक है। और मैं इकबालियन हूँ, इलाहाबाद इकबाल मेडिकल कॉलेज से 1999 की मैं ग्रेजुएट हूँ। टोटल ट्रेनिंग इट वाज फ्रॉम जिन्ना हॉस्पिटल। 2008 में मैंने MCPS FCPS किया। टिल देन आई वाज इन जिन्ना हॉस्पिटल एंड देन इन 2011 मैं KS से प्रिंस मंसूर मिलिट्री हॉस्पिटल ताइफ चली गई। ठीक है, वहीं पे मेरी सारी जर्नी है। फिर मैं करते करते 2018 में वहाँ पे कंसल्टेंट बनी एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ OB-GYN। अच्छा, वापसी का जर्नी थोड़ा पर्सनल है, बेटे का एडमिशन हो गया था, सो आई केम बैक। अब मुझे वापस आए हुए जुलाई में 2 साल हो गए। सो दैट इज़ लाइक वो 12 साल जो मेरे इंटरनेशनल एक्सपोजर के थे ना, अगर मैं उसको 12 साल को कहूँ तो वो 24 साल ही बनेंगे, क्योंकि इतना आप इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करते हो ना तो आपका एक टोटल विजन ही चेंज हो जाता है। तो अब पिछले 1.5-2 साल से आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन वट एवर लाइक जो हो रहा है वो और मेरा जर्नी दोनों चीज़ें ज़रा थोड़ी फ़र्क है। बाकी एक्सपीरियंस तो यू नो एवरी गायनोकोलॉजिस्ट इज़ गिविंग यू प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेशन, वो तो आपको पता ही है। बट व्हाट आई फील, और आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम दवाइयों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ को थोड़ा साइड पीछे करते हैं काउंसलिंग के बाद। सो यही मेरा इंट्रो है। बाकी मेडिकल एजुकेशन। डॉक्टर साहब, बीइंग अ फीमेल आपको कितनी हर्डल्स आई यहाँ तक पहुँचने में? मैं आपको सीरियसली बताऊँ, हर्डल्स बीइंग अ फीमेल मुझे ज़्यादा नहीं आई। उसकी रीज़न ये थी कि आई वाज वेरी फोकस्ड और मेरी बिगेस्ट सपोर्ट रहे मेरे हस्बैंड और फिर मेरा बेटा, ठीक है। लाइक अगर मैं वो कहना चाहूँ कि मेरे से ज़्यादा वो करियर ओरिएंटेड थे, और देन इट्स अ सपोर्ट। और अभी भी जो मैं करना चाह रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ, हर्डल्स इन द सेंस देखिए, सोसाइटी में ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन मैंने देखा कि फीमेल्स आर मोर डेंजरस देन मेल्स। हमारी गायनी में ना मेल टू मेल लेग पुलिंग है, पॉलिटिसाइज है, और बाकी ये सारे लेग पुलिंग इन पॉलिटिक्स, यू नो एवरीवेयर, इवन इन पाकिस्तान देयर माफियाज, और मुझे वापस आके काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम इससे आगे निकलते हैं तो जैसे आपने कहा, आजकल हम देखते हैं कि हमारी अगर पॉपुलेशन को अगर हम देखें
तो कहा जाता है कि तकरीबन 50 to 60% पॉपुलेशन जो है वो हमारी वो तकरीबन यंगस्टर है और ज़्यादातर फीमेल्स की पॉपुलेशन है। नौजवान लड़कियों के अंदर पीरियड्स के जब मसाइल शुरू होते हैं या पीरियड्स जब स्टार्ट होते हैं, उस दौरान में उनके मूड चेंज होने की बेसिक रीज़न क्या होती है? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि इसी प्रोग्राम के रेफरेंस से ना एक चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है, और मैं बड़ा फोकस कर रही हूँ उसके ऊपर कि ये बात पेरेंट्स को भी समझ आ जाए, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जो हैं, आपको पता है आजकल जनरेशन्स डिवाइड हो गई हुई हैं, जेन जी है, जेन एक्स है। मेरे पास जो ज़्यादा बच्चियाँ आती हैं ना, वो हैं जनरेशन जी की, जेन जी की, ठीक है। मेरे पास जो मूड शिफ्ट्स एंड ऑल दैट, वो 15 साल से आप समझ लें 28-29 ईयर्स की विंडो है, ठीक है। रीज़न आपने पूछी, और उसके बाद फिर पेरीमेनोपॉजल ग्रुप आ जाता है। रीज़न हार्मोनल है, राइट। पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं। पीरियड्स ख़त्म शुरू होने से पहले मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ और पेशेंट के हस्बैंड्स को भी कहती हूँ कि अपनी अपनी बीवियों की ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की डेट जो है ना वो नोट करो, उससे हफ्ता पहले दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कैन बी, इनका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना कुछ करते हैं कि अगर मैं इस पर बोलूँ तो मेरा ख्याल है हम 2 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन आपका बड़ा डायरेक्टेड सवाल था कि क्या ये रीज़न हो सकती है। जी बिल्कुल, इसकी फ्लक्चुएशंस भी रीज़न होती हैं। पीरियड्स ख़त्म शुरू होने से पहले जो 1 हफ्ता है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, क्राइंग बाउट्स होते हैं, लैक ऑफ स्लीप होती है, पेन होती है, और वही बातें जो आम तौर पे एज अ फीमेल आपको बता रही हूँ कि आपको इरिटेट नहीं कर रही होती, आप ना ऐसे टच मी नॉट से बन जाते हो। हार्मोनल भी है, लेकिन एक अल्लाह का प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये विड्रॉल होता है और उसके बाद पीरियड्स आते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपकी सोसाइटी में आपके बहन भाई, आपके हस्बैंड्स, जिनके हस्बैंड्स हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, स्पेशली यंग बच्चियाँ, माएँ मेरे पास आती हैं बच्चियों को लेके कि जी ये फास्ट फूड है, ऑल दैट, वो उनके बस में नहीं है। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। तो हार्मोन्स आर देयर बट नॉट टू मच, ये अभी भी ग्रे जोन है। जैसे डिलीवरी के बाद एक पोस्टपार्टम ब्लूज, आप तो डॉक्टर भी, आपको पता होगा, पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन एंड देन साइकोसिस। सो हार्मोन्स ना बहुत कुछ प्ले अप करते हैं, और ये जो प्ले अप है ना, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स को समझने की ज़रूरत है। यस दे कैन एंड दे डू। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो माएँ होती हैं उनको कितना वेल अवेयर होना चाहिए अपनी बच्चियों के इन प्रॉब्लम्स की वजह से? क्योंकि हमने देखा कि पेरीफ्री एरियाज़ में, छोटे एरिया में, रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेबर फॉर्म में होती हैं, तो उनकी बच्चियों में जब कोई पीरियड्स के या माहवारी के मसाइल आते हैं तो माओं को इस चीज़ की समझ नहीं आती, और वो डिफरेंट नीम हकीम और LHV और उनके चक्कर में जब पढ़ती हैं तो वो मिस गाइड हो जाती हैं। तो समटाइम माँ को कितना वेल एजुकेट होना ज़रूरी है कि उसको पता हो कि माहवारी स्टार्ट होने से पहले बच्ची में किस तरह की चेंजिंग आ सकती है? अच्छा, उसमें ना ये है डॉक्टर साहब कि माओं को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि माओं ने वो टाइम गुजारा हुआ है जिसके अंदर ना उनको कोई पूछता था, ना उनके पेरेंट्स उनको पूछते थे, ना उनको इस बात का है। आप जो बच्चे हैं ना, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इवन आप रूरल एरिया में भी बात कर रहे हैं, आपने टिकटॉक भी देखा होगा, जगह जगह मैं ऐसी ऐसी जगहों पे टिकटॉक देख रही हूँ, मैं हैरान होती हूँ कि ये गाँव में बैठ के लोग बना रहे हैं। सो वो बच्चियाँ हमसे ज़्यादा अवेयर हैं। माँ को ये समझने की पहली तो ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ के ऊपर आंखें बंद कर लेते हो, आंखें बंद करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। एग्जैक्टली एज यू सेड कि हमें माओं को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जैसे वेट गेन है, फ्रैंकली हम PCO की जैसे बात करते हैं, तो मेरे पास ना पेशेंट्स की माएँ आती है और आके ना वो कहना शुरू कर देती हैं, ये फास्ट फूड खाती है, ये खाती है, ये वो खाती है। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू देम। सिट विद देम, टॉक टू देम, उनसे बात करें। पेरिफेरी और रूरल एरिया में किसी माँ के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये वो वाले एड्रेस हैं कि हमें माओं को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जनरेशन, क्योंकि जनरेशन ऑलरेडी एजुकेटेड है थ्रू द मीडिया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं टीनेजर्स के अंदर, तो उनमें सम टाइम भी ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मेरी नीचे वाली टांगें काम नहीं करती, लोअर एब्डोमिनल पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस पेन को वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ना बात ये है कि ये बड़ा नॉर्मल है,
मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से या तवज्जुद से बताना चाहूँगी, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है। जब हार्मोन्स गिरते हैं तो एक ऑटोमेटिकली, अब टू बी ऑनेस्ट सिंपल टर्म उसको इस तरह से कह देना चाहिए कि वो जो हार्मोन्स है ना, दे आर एक्चुअली प्लेइंग अप इन योर बॉडी। ठीक, एज अ डॉक्टर भी आपको पता है, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि बेसिकली बॉडी बाकी फंक्शन अलहदा होता है, हार्मोन्स ना एक अलहदा सिस्टम चला रहे होते हैं और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। पहली बात। अब ये जो टांगों की दर्द है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, दे आर नॉर्मल। ठीक है, कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, जैसे उसको कहते हैं जेनेटिक्स है, मोर सी है। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कहती है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है पीरियड से पहले। तो अगर मैं पूछूं तो वो उसकी माँ को भी होती होगी, उसकी बहन को भी होती होगी, या किसी खाला को भी होती होगी। यानी ये जीन्स में भी ऐसे, जेनेटिक्स में भी, यस इट डज हैपन। मतलब ये कोई रेफरेंस नहीं लिखा हुआ कहीं। अगर हम एक्सपीरियंस बेस्ड 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो चीज़ देखी है, एक तो ये चीज़ हो गई। तो उसमें फिर हम सिंपल, एक तो काउंसलिंग है, ठीक, थोड़ी सी बच्ची को मतलब ये बताने की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए ताकि देख लीजिए कि अंदर कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है, हम उसको नॉर्मल समझ रहे हैं और वाकई कोई प्रॉब्लम निकल आता है। और दूसरा लेग पेन एंड ऑल दैट, दो एरियाज़ को ना हम डिवाइड करते हैं, एक ये मेनार्के वाला और एक हम पेरीमेनोपॉजल की तरफ जाएंगे। ये दोनों जगहों में वो जो एक आप समझ लें कि बॉडी के अंदर एक चीज़ मैच्योर हो रही होती है और एक चीज़ गिर रही होती है। तो ये हार्मोन्स दे आर प्लेइंग अप वेरी बैडली। लेग पेन्स और डिस्मेनोरिया जिसको हम बोलते हैं, मैं पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि पॉन्स्टॉन हमारी फर्स्ट चीज़ होती है जो इजीली अवेलेबल है। नहीं है पैनाडोल ले लें, नहीं तो हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन कर लें, एंड दैट्स ऑल दे हैव टू बेयर इट। विद एज ये चीज़ सही हो जाती है, यूजुअली पहले बेबी या के बाद ना ये रिजॉल्व हो जाती है, एंड देन इट विल कम अगेन आफ्टर 40। ठीक, वही साइकिल दोबारा, वही ना। देखें, दो बातें हैं, एक जगह मेच्योर, अब आप खुद ही देख लें, जब हम बड़े हो रहे होते हैं और एक जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं। अभी आप बूढ़े नहीं हुए तो जो कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो वो दोनों जगहों के ऊपर आपकी बॉडी चेंजेस आ रहे होते हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना एक मिथ होती है लोगों की, और वो ये होती है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो पीरियड्स के साथ ब्लड आ रहा है इससे हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। तो क्या इसमें बेस्ड ऑन साइंस अगर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो इसमें ये रियलिटी और मिथ है, या किस तरह आप इसको देखती हैं? देखिए, जो पीरियड्स का ब्लड है ना, पता है वो कितना है? 50 ml to 80 ml। 80 ml के बाद हम बात करते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं जी ये खाती कुछ नहीं है, फास्ट फूड खा रही है और बच्ची का वज़न होगा 68 kg 70 kg, इसको दर्दें होती हैं, इसको ये होता है वो होता है। देखिए, पीरियड्स का ब्लड बहुत थोड़ा ब्लड होता है, ठीक है, अनलेस अनटिल। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर पेशेंट्स को, और मैं सबके लिए है कि एक आप उसका ब्लड काउंट करा लें, माँ की तसल्ली हो जाए कि ब्लड काउंट ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है। दूसरा, आजकल आपको पता है मीडिया की वजह से, AI की वजह से जो कसर रह गई थी वो AI ने पूरी कर दी है, वो विटामिन D करा लें, एंड दैट्स ऑल। ग्रोइंग बच्चियों को किसी विटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो बॉडी एक्स एंड ऑल दैट है, उसके पीछे ना बहुत सारी रीजंस होती हैं समटाइम्स, क्योंकि हमारा ना अब अंदर बट आई फील के मेरे ज़माने में क्या होता था, हम खेलते कूदते थे बाहर। अब जब बच्चा अब प्रॉब्लम ये है कि आप उनके हाथ से फ़ोन नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है कि उनका हर ग्रुप, स्कूल का ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, इवन द इंफॉर्मेशन द टीचर्स के लिए भी बड़ा आसान हो गया है, थोड़ा सा पढ़ाया बाकी मैं अपलोड कर, तो वो बच्चों से आप फ़ोन नहीं ले सकते। अच्छा, अब जब बच्चा बैठा हुआ है तो अपने ऊपर गौर करेगा ना कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रही है, फिर वो उसको सर्च भी मेरी अम्मा कहा करती थी कि जवान लड़कियों को ना फारिग नहीं बैठना चाहिए। ठीक, तो मैं फिर यही करती हूँ, इसको कोई मल्टी विटामिन लिख दे। अब मुझे बताएं, 15 साल 18 साल 20 साल की बच्ची को मल्टी विटामिन की ज़रूरत नहीं। एंड विटामिन डी, यस वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फार्मा, वो तो 90% नहीं, वो ही एग्जैक्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमें ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं कि जी मैग्नीशियम खाएं तो विटामिन डी खाएं तो फलाना खाएं, ना भी खाएं तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब वो जब टेस्ट कराते हैं वो कमी आ जाए, देखा डॉक्टर साहब मैंने कहा था वो इसमें कमी है। भाई किस चीज़ की कमी है? जवान बच्ची है, गेट हर सेल्फ बिजी। मैं तो हमेशा कहती हूँ उसको सन बात करें, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें। सन बात बड़ा मुश्किल है डॉक्टर साहब, इतनी गर्मी में कौन करेगा? अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हैं, अगर नहीं उठेगा कौन? ये बच्चे उठते नहीं हैं। आई एग्री विद यू, लेकिन ये कि विटामिन डी 90% आपको पता है, आप चेक तो कमी है, डेफिशिएंसी है। अब चेक होना शुरू हो गया ना, तो अगर चेक
चेक नहीं होता तो लोगों को पता भी नहीं चलता था, हल्का सा लेकिन प्रेशर है और उसमें तसल्ली देने के लिए मैसेज ये है कि हम एक कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेते हैं पेशेंट्स को बताने के लिए कि देखिए बच्चे में खून की कमी नहीं है। सो पीरियड्स का ब्लड अनलेस अंटिल अनीमिया ना करे, ठीक, तो इट्स नॉट ट्रबलसम, और एक अल्ट्रासाउंड करा के उनको बता देते हैं कि देखें एवरीथिंग इज फाइन। ठीक हो, जो मैसेज है वो ये। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं से रेलिवेंट आपकी बात से एक बात और लेते हैं कि ऐसी फीमेल्स जिनकी पीरियड्स की डेट, जैसे हम अगर स्टार्ट करें फर्स्ट डे से लेकर 7 डेज तक भी पीरियड्स का टाइम जा सकता है, कुछ में 5 डेज पे भी बंद हो सकता है, अगर उनका इससे ऊपर कंटिन्यू चला जाए 10, 12, 15 दिन अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो मेडिकली ये किस तरह उनको हम इसको एजुकेट करेंगे कि ये क्या डिजीज़ हो सकती है? डॉक्टर साहब आप इसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं, किस एज ग्रुप की हम बात? टीनेजर्स की। अच्छा, टीनेजर्स में ना मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बात है कि जब एक चीज़ डेवलप हो रही होती है ना तो वो काफ़ी इमेच्योर होती है, तो इसके अंदर एक ना हमारे पास पिट्यूटरी ओवेरियन हाइपोथैलेमिक एक्सिस है, आपको तो पता होगा, मैं समझा नहीं सकती, लेकिन मैं ना यूजुअली इसको इसलिए अनलेस अनटिल अगर उसके पीरियड्स हीमोग्लोबिन काम नहीं कर रहे तो छोटी बच्चियां लाइक 14, 15, 16 साल की ऑब्जर्व करना बेहतर होता है। ठीक, अगर हीमोग्लोबिन को बॉडरेशन नहीं हो रही। ठीक, आपका पेशेंट जब आता है ना तो हमें पहले पूछना पड़ता है। ठीक, क्योंकि मोस्टली इसकी ट्रीटमेंट क्या है आपको भी पता है, हार्मोनल है। ठीक, ट्रांसएमिक एसिड कुछ नहीं करती। 14 इयर्स की बच्ची को या 15 साल की बच्ची को या इवन 18 साल की बच्ची को भी हार्मोन देते हुए ना थोड़ा मेरे तो दिल को हाथ पड़ता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसमें क्या होता है कि एक तो फिर हम उसको प्रोब करते हैं पहले कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम इसको नॉर्मल समझ तो नहीं रहे, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन के ऊपर हार्मोन्स करा लेते हैं। ठीक है, एंड दैट्स लाइक थिंग। अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए फिर जैसे अगर हम डबल डोज प्राइमलूट दे रहे होते हैं तो छोटी बच्चियों को मैं सिंगल टैबलेट पे फिर डाल देती हूँ कि यार चलो लेट इट बी 3 months ट्रायल, बट वी हैव टू आस्क देम, क्योंकि माएँ बहुत अवेयर हैं, बच्चियाँ उससे भी ज़्यादा कि जी हार्मोन्स के साइड इफ़ेक्ट्स। अब वो ज़माने नहीं रहे कि डॉक्टरों ने लिख दिया जाए और जाके खा ले। अब जब आपने हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं ना तो वो आगे से होता है। तो रूल आउट कीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, हार्मोनल टेस्ट कराइए, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो कोशिश करें कि सिंपल पॉन्स टॉनर ट्रांसएमिक एसिड से मैनेज हो जाए। नहीं होता, बच्ची तंग हो रही है, माँ तंग हो रही है, तो देन यू कैन डिस्कस विद देम। ठीक, ये अब डिस्कशन का ज़माना है। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने इसको एक्सप्लेन किया और मेरी भी कोशिश है कि मैं उसको मज़ीद ज़रा खोल रहा हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि टीनेजर्स बच्चियों में सम टाइम 2-2, 3-3 माह का गैप आ जाता है कि उनको पीरियड्स नहीं होते, बच्ची उसकी ओबीज भी नहीं होती, मोटी भी नहीं होती, तो क्या ये खून की कमी की वजह से भी ये डिले हो सकता है? नहीं, खून की कमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, डिले का जो बड़ा क्लियर है, मैंने जैसे पहले बात की है कि अब एज ग्रुप को अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो पिछले दिनों मुझे आइडिया नहीं था, सऊदी अरब में तो पीसीओ बड़ा कॉमन था, यहाँ पे 100 में से 52% रेट है आपका पाकिस्तान में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। अच्छा, पीसीओ सबको पता है, पढ़े लिखे को भी पता है, नहीं भी पता। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे आपने बात की कि जी 3 महीने पीरियड्स डिले हो गए, कल ही एक बच्ची हमारे पास आई है और उसका तरीका ये होता है कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, बच्ची का वो 3 months जो डिले हुए हैं उसमें फिर हमें ट्रायल देना पड़ता है हार्मोन्स का, फिर हम वेट करते हैं 7 days, फिर उसको पीरियड्स आए 5 दिनों बाद आए, सेकेंड डे के ऊपर वी हैव टू रूल आउट कुछ टेस्ट हैं, एक सीरम FSH होता है, LH के ओवरी से ही काम कर रही है, थायराइड वेरी कॉमन। ठीक है, जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर नीना जमील बड़ी मज़े की गुफ्तगू हमारे साथ जारी रखे हुए हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में डॉक्टर नीना जमील कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर नौजवान लड़कियों में माहवारी के मसाइल के ऊपर अपनी खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब के साथ जब हम बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि 2-3 महीने का अगर नौजवान लड़कियों में गैप आ जाए तो उसकी रीज़न क्या होती है।
जी डॉक्टर साहब, उसी पे हम बात करें। जी, तो बस वो यही है कि अगर वेट गेन नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड करा लिया, हार्मोन्स दे के सेकेंड डे में ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि जिसको माहवारी बोलते हैं, हमने टेस्ट करा लिए। थायराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अक्सर इग्नोर हो जाता है। प्रोलेक्टिन एक हार्मोन है, आपको भी पता होगा, वो कर लिया। यानी हार्मोनल प्रोफाइल, हार्मोनल सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछती हूँ कराया जी कराया, क्या ये सेकेंड डे पर था? नहीं, क्योंकि वैल्यूज़ फ़र्क होती हैं। सो डे 2 वो करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, बच्ची का आप सिम्टम्स देख लें। वेट गेन इस एज में होता ही है। हिर्सुटिज्म यानी कि बाल मोटे हो गए हैं, कोई एक्नी है, वो तो नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है ना, तो फिर सिर्फ आपने पेशेंट को काउंसल करना है। ठीक। ये सिर्फ इमेच्योरिटी ऑफ हार्मोन्स है, और 6 मंथ्स के बाद आप उनके साथ फॉलो अप करते रहें। 18 से 20 साल की जो विंडो है ना, इसमें यूजुअली चीज़ें सेटल हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये भी देखा है कि कुछ फीमेल जो एग्जाम के इस पीरियड्स में होती है, उनके पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं। स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस करती है, बिल्कुल करती है। स्ट्रेस आपने पता है, वो एक हार्मोन सबको ही पता होगा, कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस कैन कॉज सो मेनी स्टफ, और बाजू का तो ये फिजिकल सिम्टम्स भी करती है। तो स्ट्रेस की वजह से भी डिले हो जाते हैं। यही मैंने कहा ना कि ये आपको देखना पड़ता है कि माँ उसको लेके आई है किस पर्पस से। बाज़-औक़ात ना वो रीअश्योरेंसेस चाहती हैं, तो वो कुछ भी नहीं होता। हम ट्रायल दे के हार्मोन्स करके और उनको काउंसिल, अगर सब कुछ सही निकला है। अब ये भी नहीं कि अगर एग्ज़ाम है और मैं कहूँ कि नहीं स्ट्रेस की वजह से और कल को कुछ और निकल आए, तो क्या आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा। लेकिन हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी होती है। तो फिर हम पूछ लेते हैं कि एग्ज़ाम के बाद दोबारा से मिल लेते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए, या आप अभी रीअश्योरेंसेस चाहती हैं। तो वो फिर जैसे जैसे पेशेंट की ना, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं रहे डॉक्टर साहब कि ये करा लेंगे, अभी हैं गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप पेशेंट के सामने पूरी विंडो रखें। स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस कैन कॉज एमेनोरिया वेरी वेल, स्ट्रेस कैन कॉज सो मेनी थिंग्स। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रही हैं ना कि आजकल आईटी का दौर है, एआई का दौर है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, लेकिन हम अपने क्लिनिकल ट्रायल पे आज भी 100-200 की जब ओपीडी कर रहे होते हैं, मरीज़ देख रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी लोगों में पढ़े लिखे जाहिल होने की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो रिलाय कर रहे होते हैं अपने मोहल्ले की दाई के ऊपर, या मोहल्ले की कोई LHV के ऊपर, या पुरानी औरतों के ऊपर, कि इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब, PCOS और PCOD की बढ़ती हुई इस वक्त जो बढ़ रहा है, एक तो हम ये जानते हैं कि डाइट है, उसमें आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग है, तो क्या आप ये समझती हैं कि PCOS वाली जो फीमेल्स हैं वो नौजवान हैं या एल्डर्स हैं, उनमें भी ये डिले आ सकता है माहवारी का, इसकी डेट ऊपर नीचे होती है? बिल्कुल जी। पहली बात तो ये मैं आपको ये बता दूं कि आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास जो आती है क्लाइंटेज आपके पास ट्रस्ट की बात होती है डॉक्टर साहब। हकीमों के पास या दाइयों के पास वो इसलिए जा रहे होते हैं कि वो उनकी बात सुनते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो बात बिल्कुल PCO में, जो पहले हमारे पास ना 3 चीज़ें हैं PCO के क्राइटेरियाज़ के लिए। एक होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर पॉलीसिस्टिक आ गई, छोटी छोटी सिस्टेम बन गई हैं, ठीक है। दूसरा होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटी, उसमें टिपिकल पैटर्न हम यही देखते हैं कि 2 महीने 3 महीने, बाज़ों का 4-4 महीने नहीं पीरियड्स आते, और उसके बाद पीरियड्स अगर आए हैं तो वो बहुत लंबा चले हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तीसरा वेट गेन और वही बालों का और वो सब। अच्छा, अब ये तीनों में से कोई सी 2 चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं तो वो पेशेंट PCO का, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि PCO आ गया अल्ट्रासाउंड। यानी इसमें ओबीज होना और ये थिन होना ये कोई लाजमी नहीं? यस, वो है, लेकिन वो उनके बस में भी नहीं होता, और वो उसकी वजह से PCO का होना भी उनके बस में नहीं होता। लेकिन हम उसको कर सकते हैं, वो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा कि ओबेसिटी और फैट कंटेंट, ठीक, ये 2 चीज़ें ज़रा मुश्किल हैं। क्योंकि विज़ुअलर फैट है और सबकुटेनियस। एग्जैक्टली, कि अगर मसल मास है तो वो बच्ची ओबीस नहीं है। हो सकता है, मतलब आपने देखा होगा जिम के इंस्ट्रक्टर 100-100 किलो के होते हैं और इतनी उनकी कमरें होती हैं, देयर इज़ नो फैट कंटेंट। तो वो सेंट्रल ओबेसिटी, यस, ओबीस होना उनके है, लेकिन किसी को ओबेसिटी की वजह से ये कह देना कि तुम्हें PCO इसलिए कि तुम मोटी हो, नहीं, हो सकता है उसको PCO है वो इसलिए मोटी है, ठीक,
ये चीज़ मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी एक में बात की थी कि पीसीओ का पेशेंट, अगर आप और मैं अपनी मेहनत से 4 किलो गिरा रहे हैं ना, उस बेचारी का 1 किलो वजन गिरेगा, क्योंकि उसके हार्मोन्स उसके बस में नहीं होते। तो व्हाट वी आर डूइंग कि इन 3 में से कोई से 2 क्राइटेरियाज हो तो हम उसको पीसीओ लेबल करते हैं, भले अल्ट्रासाउंड के ऊपर पीसीओ ना हो। ठीक, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, 3 में से कोई से 2, ठीक है। तो ये एक पीसीओ का पहले तो डायग्नोसिस होगा, फिर पीसीओ ट्रीट होगा, ठीक है। बाकी वही फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं और वो जनरली बात आप कर रहे हैं, तो उसके रेफरेंस से पीसीओ का डायग्नोसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि हमारा क्या होता है, एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस की जैसे हम बात कर रहे हैं, यस वी कैन, सिंपलेस्ट मैं एक सिंपल बात करती हूँ कि ये ना आपको एक्सपीरियंस भी बता देता है। मदर में पीसीओ की हिस्ट्री, यस जेनेटिक्स में भी है, बहन में पीसीओ की हिस्ट्री, पेशेंट का ओबीस होना समटाइम्स, जब पीसीओ का मरीज जब एंटर होता है ना, तो हमारे एक्सपीरियंस में मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे एंटर होता है तो पता चल जाता है कि या ये पीसीओ का पेशेंट है, ठीक होगा। ये दिस इज़ वेरी सिंपल। तो आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हो सकता है, जी बिल्कुल, पीसीओ का वन ऑफ द मेजर सिम्टम कि वो 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, समटाइम्स दे आर नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड पे पीसीओ आया हुआ, हार्मोन्स आए हुए हैं, ठीक है, पीरियड्स रेगुलर, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं एल्डर एज के अंदर जब आप 35 प्लस ऊपर निकल जाती हैं हमारी फीमेल्स, तो उस दौरान में हम ये देखते हैं कि सम टाइम उनके पीरियड्स का जो है वो दौरानिया बढ़ता चला जाता है, 15-15, 20-20 दिन ब्लीडिंग होती रहती है। सम टाइम पेशेंट डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन भी कर रही होती है लेकिन ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा होता, तो इसकी बेसिक रीज़न क्या होता है? 35 प्लस तो बड़ी लंबी विंडो दे दी आपने। 35 के बाद ऑटोमेटिकली ना हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बात फिर वही है, मुझे ना बार बार कहना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल पे नहीं चलना, मेरा एक ही असूल है। और जो जनरली एक सादी सी इन्वेस्टिगेशन होती है, अल्ट्रासाउंड और पेशेंट के डे 2 के हार्मोन्स, थायराइड प्ले अप विद द हार्मोन्स, ठीक है, थायराइड प्ले अप विद द पीरियड्स, प्रोलेक्टिन प्ले अप विद द पीरियड्स, प्रोलेक्टिन और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस है, घरेलू। आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें अगर सब कुछ ठीक है, अच्छा यूट्रस के अंदर ना आपने सुना होगा एक वर्ड, अल्ट्रासाउंड भी एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से करें। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 200-300-400 रुपए वाला अल्ट्रासाउंड कहीं गली मोहल्ले से करवाएंगे तो उसमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होंगी। आप यकीन करें कि कल का ही वाक़या, आई विश वो मैं रिपोर्ट ले आती, उसमें ना बायलैटरल के स्पेलिंग जो थे ना वो ऐसे लिखे हुए थे, बायलैटरल ओवरी, मतलब एक बहुत जगह है, मेनी के ऊपर अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन भी अल्ट्रासाउंड बनने होता है ना, और फिर गायनोकोलॉजिस्ट। देखिए मैं चूँकि सऊदी अरब में काम करके आई हूँ, तो हमारी तो जॉब डिस्क्रिप्शन थी अल्ट्रासाउंड। अगर कंसल्टेंट को अल्ट्रासाउंड नहीं ना आता तो अगली दफ़ा उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता। यहाँ पर फ़र्क है चीज़ें कि यहाँ पर अगर आप खुद कर रहे हो तो आप इन ट्रबल हो। अल्ट्रासाउंड अच्छा होना चाहिए। अच्छा, फिर आपके पास पेशेंट आते हैं, उनके पास ना वो कोई सोजिश, आपने सुना होगा कि यूट्रस में वर्म है, ठीक है। अब व्हाट इज़ वर्म, मुझे बड़ा टाइम लगा शुरू में समझने में कि यूट्रस के अंदर ना हर एंडोमेट्रियल एक लाइनिंग होती है जो टूट के हर मेंस्ट्रुएशन में बाहर आती है, उसकी ना एक थिकनेस होती है 5 mm होनी चाहिए, 5 मिलीमीटर। वो 8 मिलीमीटर है या 10 मिलीमीटर है, उसके भी फिर एज ग्रुप आ जाते हैं। 40 के बाद फ़र्क है, 35 के बाद फ़र्क है, लेकिन बेसिक आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, हार्मोन्स के टेस्ट कराइए, थायराइड को देख लें, अल्लाह का वास्ता है। कई दफ़ा मरीज़ दवाइयाँ खा ही जा रहा है, निकलता क्या है, थायराइड। हार्मोनल प्रोफाइल प्रॉपर नहीं करवाता। हार्मोनल प्रोफाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अल्ट्रासाउंड थोड़े से पैसे लगेंगे एक ही दफ़ा, लेकिन अगर आप 200 मेरे पास ही आके मुझे ही देते जाएंगे या सस्ता करते जाएंगे, तो अगर आप टोटल कॉस्ट देखें ना तो एक अच्छी, एग्जैक्टली, और फिर जो अच्छे कंसल्टेंट के पास पता नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल प्रोफाइल प्लीज़ अच्छी लैब्स और अच्छी जगह से कराना चाहिए, ताकि प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो आपकी रूल हो। क्योंकि पता है कैंसर जो है ना, जो फीमेल कैंसर्स हैं, दे टेक टाइम, ठीक है। सर्विक्स का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पैप स्मेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाई वजाइनल स्वैब का नहीं है, एंडोमेट्रियल बायोप्सीज का नहीं है, तो वो उसमें फिर आकर के ना एक अल्ट्रासाउंड ही रह जाता है, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई प्लीज़ वो तो इजीली करा लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पर हम देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ टीनेजर्स, मिडल एज और एल्डर एज की फीमेल्स रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट होती हैं विजाइनल डिस्चार्जिंग के साथ, लिकोरिया के साथ।
इसकी बेसिक काज क्या होती है और प्रिवेंट इसको कैसे किया जा सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, लिकोरिया इज़ समथिंग विच आई फील इज़ बेनाइन एंड वजाइनल डिस्चार्ज इज़ समथिंग, लेकिन आपको यूजुअली आते वो एक टर्मिनोलॉजी है, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज़ का इसके रीजंस जो है ना इन्फेक्शन से, ठीक है। लेकिन अब इन्फेक्शन को लेबल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वही बात है, हिट एंड ट्रायल। मरीज़ आएगा आपके पास आके कहेगा जी मुझे पता नहीं कब से क्रॉनिक डिस्चार्ज चल रहा है। एक चीज़ होती है हाई वजाइनल स्वैब, अच्छा वो पाकिस्तान में ना बड़े कम लोग करते हैं। हाई वजाइनल स्वैब क्या है कि एक सिंपल कल्चर स्टिक है, आपने पेशेंट को गाइड करना है। अब हम बात करते हैं एज वाइज, यंग लड़कियों में तो हम एक डिलेमा में फंस जाते हैं। फिर व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, आपको बिकॉज वर्जिनिटी का थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उसमें ज़रा हमें टैक्टफुली डील करना पड़ता है। दूसरा, आपने हाई वजाइनल स्वैब कराइए, देखिए कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया है तो फिर तो टारगेट और वो है ना, सिंपल निकलता है कैंडिडा। कैंडिडा क्या है? फंगल। फंगस कब लगती है? जब चीज़ पुरानी हो जाती है, सीधी बात है। चीज़ में जान नहीं रहती। जान क्यों नहीं रहती? एक, बच्चों की इम्यूनिटी लेवल एंटीबायोटिक तो नहीं खा रही, अनीमिया वन ऑफ द रीजंस कि बच्ची की इम्यूनिटी कम है, कुव्वत मुदाफ़त जिसको हम बोलते हैं, या वो कोई क्रॉनिक स्टीरॉइड जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट्स होते हैं या स्टीरॉइड्स के होते हैं, रीनल, वो चीज़ पहले रूल आउट कीजिए। होता क्या है कि इधर पेशेंट आया नहीं, इधर हमारे हाथ में वो 2 दवाइयाँ, वो WHO ने कह दिया है ना कि थर्ड वर्ल्ड वाले जो हैं वो उनको ना आप डबल करके बस ये ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जब बार बार एक मरीज़ आपके पास आ रहा है ना, तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपने प्रिवेंशन तो नहीं ना पूछी मुझसे भी, प्रिवेंशन में बाद में आऊँगी क्योंकि वो मेरे एक और पॉडकास्ट में मैंने बताई थी रीज़न। अच्छा, लेट एज में भी वही है, हार्मोन बदल रहे होते हैं, वजाइनल फ्लोरा चेंज हो रहा होता है, घर में या इधर उधर बाथरूम्स में से कहीं से भी आप इन्फेक्शन ले लेते हैं, तो हाई वजाइनल स्वैब। लेकिन मेरे ख्याल अगर हम ये यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल लाइफ अगर लोगों की बात करें तो वहाँ पे कपड़ों का चेंज भी, या इसमें कोई ट्राउजर शर्ट्स का चेंज भी कोई रीज़न बनता है? कपड़े एक दूसरे के नहीं पहनने चाहिए, पहली बात। कॉटन पैंटीज़ यूज़ करनी चाहिए। दूसरी बात, ईस्टर्न बाथरूम्स ख़त्म हो गए हैं, बहुत ही सेफ़ थे, कोई रीज़न नहीं होती है, मैं तो कहती हूँ वापसी ना होनी चाहिए। वेस्टर्न कमोड्स के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि वो कॉमन बाथरूम्स होते हैं, इन्फेक्शंस कैन ट्रांसमिट। घरों में आपके बहन भाई सब एक ही बाथरूम यूज़ कर रहे होते हैं। यानी आप ये कहती हैं कि जो इंडियन बात थे वो ज़्यादा बेहतर थे? मेरा तो यही ख्याल है कि ऐसे में तो मैं, क्योंकि देखिए ना उसमें कोई चांस नहीं है इन्फेक्शन का, क्योंकि वो आपका पूरा पार्ट्स उस पर टच नहीं करता उस तरह। तो उसमें ना पहले तो आप देखें कि अगर तो पहली दफ़ा कोई आया है तो ओके फाइन, लेकिन अगर एक पेशेंट रिकरेंट आपके वजाइनल डिस्चार्ज अलोंग विद यूरिन इन्फेक्शन, तो फिर आपको हस्बैंड, यूटीआई तो कॉमन है यहाँ पे, हाँ, तो वो फिर पार्टनर की तरफ जाने की ज़रूरत होती है। पार्टनर इन द सेंस के हस्बैंड की तरफ आप जाइए, फीमेल्स की बात करें, एंड ओल्ड लेडीज़ में देखिए हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना के दिनों में वो अल्कोहल स्वैब, मैं ना आजकल सारों को वही बता रही हूँ, दराज से मिलता है, छोटी बॉटल ले लें, आपके पर्स में हर वक्त होना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग अ पब्लिक बाथरूम तो आप काइंडली, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जस्ट यूज़ टिश्यू। गांव देहातों में तो फ़र्क है ना, वहाँ तो वैसे वो है नहीं, तो अगर हम आम, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ यूजिंग द पब्लिक bathrooms and common bathrooms with your brothers and with your fathers at home. It's a sensitive thing, but you have to take care of the vaginal health. Otherwise, vaginal discharges की कोई reason नहीं है। हाँ, फंगल में हम पर्सनल इम्यूनोडेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, जैसे 45 की एज के अंदर जाके जब ये पीरियड्स वाइंड अप हो रहे होते हैं, स्टॉप हो रहा होता है, जिसको हम मेनोपॉज भी कहते हैं, उस दौरान में जो फीमेल्स की कंडीशंस होती है, समटाइम पीरियड्स का ज़्यादा आना या बिल्कुल ही ना आना, इसकी काज क्या है? कॉज तो जी बड़ी सिंपल है। पेरीमेनोपॉजल जो एज ग्रुप है ना वो बड़ा लंबा है, 40 साल से शुरू हो जाती है शिफ्ट, ठीक है। जैसे हमने वो पहले बात की कि बच्चियों में 8-9 सालों से हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जो मनार के है वो जब होता है तो हम कहते हैं जी हो गया। इसी तरह जब पीरियड्स ख़त्म होने होते हैं ना, पेरीमेनोपॉजल बड़ा लंबा है। लेकिन चले हम 45 की बात कर लेते हैं, उसमें भी वही वाली बात है कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बाज़-औक़ात नॉर्मल पैटर्न से चेंज हो जाते हैं। पहले अगर रेगुलर आ रहे हैं तो लाइक इट शुड बी
आपको पेशेंट को पहले तो काउंसल करना आना चाहिए। फिर वही वाली बात है कि ये वो एज है जिसमें आपने कैंसर पकड़ना है। ठीक है। तो लोकल कॉजेज़ को हमें चाहिए कि हम रूल आउट करें। पहले वही बात है कि अल्ट्रासाउंड करा लें, उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस के यूट्रस के अंदर वाली जो थिकनेस है अगर वो 5 और 6 mm से ज़्यादा है तो फिर आप पेशेंट को एंडोमेट्रियल बायोप्सी, बाहर के मुल्कों में यहाँ भी ऑफिस बायोप्सी होती है, अगर कुछ पेशेंट डरते हैं तो उसकी एक बायोप्सी लेके आप देख लें कि कोई प्री कैंसरस तो नहीं है। और बाकी वही सर्वाइकल स्क्रीनिंग है, बाजू का ब्लड यूट्रस से नहीं आ रहा होता, सर्विक्स आ रहा होता है, और बाजू का कोई ओवेरियन सिस्ट जो अंडेदानी की सिस्ट है वो ऐसे हार्मोन्स बना रही होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें रूल आउट कर लेते हैं ना तो फिर सिर्फ काउंसलिंग रह जाती है। पेशेंट को काउंसल करना, उसको समझाना, अनलेस अनटिल उसकी ब्लीडिंग उसको इतना तंग कर दे कि वो एनीमिया हो जाए। ठीक, तो वो आपको ऑर्गेनिक कॉजेज़ को रूल आउट करने के बाद आप 1 2 3 4 चीज़ें जब सारी 1 2 3 एवरी डॉक्टर हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स दैट। अगर आप गाइडलाइंस की तरफ जाएं तो वो टोटल फ़र्क है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर गाइडलाइंस यही है कि आप एक अल्ट्रासाउंड होता है, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस, यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस देख लें, ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है। एंड अगेन कमिंग बैक टू द थायराइड, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार हार्मोनल प्रोफाइल में थायराइड नहीं आता डॉक्टर साहब, गायनोकोलॉजिस्ट थायराइड्स नहीं लिख रही। लेकिन हम जब हार्मोनल प्रोफाइल लिखते हैं तो हम उसमें कंप्लीट लिखते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये अगर वो सब ठीक है तो फाइन। थैंक यू सो मच, आपके साथ बड़ी मजे की गुफ्तगू जारी थी। मैंने बहुत ज़्यादा सवालों को जो है ना वो क्विट भी किया और कोशिश की नए ऐड भी किए। तो हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो बाकी डिटेल्स है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं। अब हमारे पास आखिरी 1.5-2 मिनट हैं जिसमें डॉक्टर नीना जमील का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें? पैगाम आपके थ्रू मेरा यही है कि एक तो ख़वातीन जो हैं वो अपना ध्यान करें, हमें अपना ध्यान खुद ही करना है। हम माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं। ये मेरा एक पब्लिक पैगाम है। प्लीज़ आप अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चों की तरफ देखना छोड़ दीजिए, अपना ख्याल खुद कीजिए, कोशिश करें। अपनी मेंटल हेल्थ को नॉर्मल रखेंगी तो आप घर चला सकती हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर की होनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों को आप इग्नोर मत करें। सर्वाइकल स्क्रीनिंग जैसे मैंने बात की है वो कराइए। और बाकी ये कि आप मेरे पास आएँ या ना आएँ, आपका जो नियरेस्ट डॉक्टर है, ट्रस्टेड डॉक्टर है, किसी भी सूरत में आप प्लीज़ उसके साथ राब्ते में ज़रूर रहें, चीज़ों को इग्नोर ना करें। दिस इज़ अ पब्लिक मैसेज, क्योंकि हम औरतें ना बेचारी बन जाती हैं और फिर हम अपने आप को छोड़ देती हैं। एक मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जहाँ बैठती हूँ, लाइक मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आप जा कर के देख सकते हैं। इट इज़ विद द नेम ऑफ नीना शवाब। इंस्टा पे भी मैं हूँ। और वैसे मैं अभी करंटली प्रैक्टिस DHA मेडिकल सेंटर फेज़ 3 में, एंड TAMC इनफर्टिलिटी सेंटर है MM आलम रोड पर, वहाँ पर मैं होती हूँ। और बाकी अब किसी को ढूंढना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट्स रियली नाइस। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने डॉक्टर नीना जमील की कंप्लीट गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर नीना जमील ने कोशिश की कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, फैसला आपका। मुझे, डॉक्टर नीना जमील और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।